सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलो तो आज आपको बच्चों वाली एक कविता पढ़ाएंगे जिनके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि हैं जो 1970 और 80 के दशक में जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। थोड़ा परिचय जान लेते हैं और आलोक धनवा का। उनका पाठ में जो तुम्हारा परिचय दे रखा है और सुंदर सा चित्र भी है वो दिखाएंगे आलोक धनवा जी। देखो, ये आलोक धनवा जी का चित्र है। इनका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। पहली रचना इनकी थी जनता का आदमी, और इनका एकमात्र कविता संग्रह छपा है। कविताओं की एक ही पुस्तक छपी है, दुनिया रोज़ बनती है। तो एक कविता संग्रह छपने के बाद भी इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए आलोक धनवा, वो अपनी लेखन पद्धति की वजह से और अपने सहज सरल स्वभाव की वजह से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने। वो कहते हैं कि कई कवि लिखते हैं ना, थोक के भाव लिखते हैं जो, तो थोक के भाव नहीं लिखा कभी उन्होंने। और ये बिहार के रहने वाले थे, पटना के। और ख़ास बात यह है कि वर्तमान समय में भी ये अपना हिंदी कविता का लेखन कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो वर्धा में है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी अच्छाई, उनकी संवेदना और इनके भावुकता का अंदाज़ा इन दो पंक्तियों से लग सकता है। जो दो पंक्तियाँ दे रखी है वो पढ़ रहा हूँ मैं। देखो, दिखाई दे रही होंगी दोनों पंक्तियाँ। देखो, ये दोनों पंक्तियाँ हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। इनकी भावुकता को जो बयां कर रही हैं, इनकी संवेदनशीलता को बयान कर रही हैं। अब यहाँ जो इनकी कविता दे रखी तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में वो है पतंग। तो पतंग एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है कि बच्चे किस तरह से अपने नई उमंगों के साथ, नए उत्साह के साथ किस तरह खेलते कूदते हैं। और एक नई दुनिया, बच्चों की अलग दुनिया रहती है। उस दुनिया में एक बेफिक्री, एक अल्हड़पन, एक बेपरवाही जो रहती है वो इस कविता में बयान की गई है कि पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं को यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। और पतंग जिस तरह से बहुत ही हल्की, इसमें कवि ने बताया कि दुनिया का सबसे पतला कागज़, दुनिया का सबसे हल्की वस्तु पतंग है। वो अनेक तरह की रंग बिरंगी कागज़ से बनी होती हैं। और इन्हीं रंग बिरंगी पतंग की तरह बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बाल मन है, वो एक रंगीन दुनिया लिए हुए होता है। उसी रंगीन दुनिया में अनेक तरह की तितलियां आती हैं जाती हैं। तितलियों के साथ बच्चे खेलना चाहते हैं। और पतंग जिस तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, उसी तरह बच्चे भी पतंग के साथ ही एक डोरी के सहारे आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। और उनके पतंग उड़ाने में जो नंगे पैर वो भागते हैं, उन पैरों को मानो एक हवा में उड़ने जैसा एहसास हो रहा है। और पैरों तले कितनी ही कठोर ज़मीन हो, कितनी ही कठोर दीवार हो, जिन दीवारों पर, छत की दीवारों पर वो भागते हैं, छत की मुंडेरों पर वो चलते हैं, तो वो मुंडेर भी मानो कोमल होकर उनके पैरों तले आना चाहती हैं। ऐसा कुछ एहसास इस कविता में दिया गया है। देखो, इसमें शुरू करते हैं कविता को। ये कविता है पतंग। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इस कविता को, काव्यमयी अंदाज में पढ़ते हैं। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। पतंग कविता कि सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। मैं बस पढ़ रहा हूँ, समझाऊँगा बाद में। कि खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, सरद आया पुलों को पार करते हुए।
अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। आगे है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये एक बहुत लंबी कविता है, लेकिन उस कविता का सिर्फ एक हिस्सा ही यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। पतंग कविता एक लंबी कविता है। देखो अब इसको समझाते हैं कि सबसे तेज़ बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। बौछारें यानी बरसात की बूंदें जो बौछारों के रूप में आती हैं। श्रावण और भाद्रपद जो मास है उनमें बौछारें गिरती हैं। तो श्रावण गया, भादवा गया, भाद्रपद गया, सवेरा हुआ और एक नया सवेरा, एक नए युग का मानो शुरुआत हो रही हो। और वो नया युग कौन सा है और सवेरे की क्या खास बात है कि खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। कैसा सवेरा है वो? जिस तरह खरगोश की आँखें एक लालिमा लिए हुए होती है, उसी तरह की लालिमा सुबह सुबह पूर्व दिशा में सूर्य जब उदय होता है उस समय वही उस तरह की ही लालिमा दिखाई दे रही है। इसलिए कवि की कल्पना है, कितनी सुंदर कल्पना है यहाँ कवि की। देखो कि खरगोश की आँखों से तुलना की है, उपमा दी है सुबह सवेरे की लालिमा की। और शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद, भाद्रपद माह के बाद शरद ऋतु आ गई है और पुलों को पार करते हुए आ रही है। अब शरद ऋतु का यहाँ मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण क्या होता है बच्चों? जब किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह सजीव बनाकर दर्शाया जाए उसको मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु को कैसे आता हुआ बता रहे हैं कवि। देखो किस तरह से मानवीकरण किया है शरद ऋतु का, कि शरद आया, कैसे आया? पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किसको बुलाते हुए? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किस तरह आता है शरद? इस शरद ऋतु में हल्की हल्की मीठी मीठी गुलाबी सर्दी शुरू हो जाती है, उसमें धूप अपने को सुहाने लगती है। तो वो शरद अपनी चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, साइकिल भी चमक रही है, अब चमकीली साइकिल पर बैठे हुए शरद आ रहा है। तो ये कल्पना कवि ने बड़ी सुंदर की है। क्यों की है ये कल्पना? क्योंकि जिस तरह से बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर रंगीन लाल, पीली, नीली, हरी साइकिल अपने घर वालों से मंगवाते हैं और वो चलाते हैं, तो चलाते हुए आते, घंटी बजाते हुए ट्रन ट्रन इतने सुंदर लगते हैं कि बहुत ही मनमोहक एक तरह से उनका दृश्य होता है। उसी तरह का ही मनमोहक दृश्य, उसी तरह की ही रंगीनियाँ शरद ऋतु में दिखाई देने लगती है। रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ने लगती हैं, रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिल रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए शरद आ रहा है और घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से
किसकी घंटी? साइकिल की घंटी ट्रन 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 बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से आ रहा है और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बड़े चमकीले इशारे हैं उनको। और किसको बुला रहे हैं? कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों को, कि आओ मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इस तरह शरद को चमकीले इशारों से उन बच्चों को बुलाते हुए बताया गया है। किसको बुला रहे हैं? देखो आगे पंक्ति दे रखी है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। वो शरद भी जैसे मानो चाहता हो बच्चों के खेल में शामिल होना और चाहता हो कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उसी पतंग को मैं आसमान की इतनी ऊंचाई पर ले जाऊं कि बच्चे खिलखिला उठें और बड़े प्रसन्न हो सकें। इसीलिए कवि यहाँ कह रहा है कि वो चमकीले इशारों से जो शरद बुला रहा है वो यह भी चाह रहा है कि आसमान को मैं इतना मुलायम बना सकूं कि जिससे पतंग को उड़ने में कोई व्यवधान, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं हो। और पतंग को उड़ने में बाधा न होने का अभिप्राय है कि शरद ऋतु में मौसम भी बड़ा शांत हो जाता है। सावन भादों के महीने में तो अनेक तरह के आंधी तूफान झंझावत बौछारों के साथ होती है, तो पतंग उड़ना असंभव है। उसी तरह से जब शरद ऋतु आ जाती है तो शरद ऋतु में कवि ने कहलवाया है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए शरद चाह रहा है कि इतना मुलायम बना दूँ आकाश को कि पतंग ऊपर उठ सके। अब कैसी पतंग, कौन सी पतंग ऊपर उठ सके, उस पतंग की भी विशेषता आगे यहाँ कवि बता रहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। कागज़ की बनती है पतंग, रंगीन कागज़ होता है, बड़ा ही मुलायम बहुत पतला कागज़ रहता है। तो दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बाँस की कमानी एक पतली तुली होती है ना बाँस की, इस तरह का आकार रहता है उसका, मुड़ा हुआ यूँ इंद्रधनुष की तरह, तो उसको कमानी कहते हैं। कमान की तरह कि बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके जो उस कागज़ पर पतंग बनाते समय लगाई जाती है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चे पतंग उड़ाते समय खूब सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? खुशी से चिल्लाते हैं। इतना खुश मिजाज उनका माहौल हो जाता है कि आपस में खेलते कूदते बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर वो अपने मस्ती में ही मस्त रहते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उनके साथ तितलियां भी खेलती नज़र आती हैं। जिस तरह तितलियों के पंख रंग बिरंगे होते हैं, उसी तरह आसमान में रंग बिरंगे पतंगे छाई हुई हैं और उन पतंगों को उड़ाने वाले रंग बिरंगे वस्त्रों को पहने हुए बच्चे अपने सुनहरी जो उनका मुख है, सुंदर मुख, उन पर मुस्कान और खिलखिलाने वाली हंसी से और भी सुंदर लगते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं कपास? वो बच्चे। अब जन्म से ही कपास लाने का अर्थ क्या बताया कवि ने यहाँ? इसका अभिप्राय ये है कि जन्म से ही बच्चे इतने नाजुक और इतने मुलायम होते हैं कि कपास की तरह बिल्कुल मुलायम मुलायम, कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैर होते हैं बच्चों के, जो चैन से एक जगह स्थिर नहीं रहते कभी भी। वो उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, एक जगह टिक कर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ खेलना चाहते हैं वो बार बार, उनको थकान महसूस नहीं होती। तो पृथ्वी घूमती हुई जैसे उनके बेचैन पैरों के पास बार बार पृथ्वी घूमती हुई आ रही है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो मानो अपना चक्कर पूरा करके फिर बार बार वो बच्चों के पैरों के पास इसलिए आना चाहती हैं कि हे बच्चों, आपके मुलायम पैरों को मेरे ऊपर रखो ताकि मुझे भी सुकून मिले, शांति मिले। ऐसा मानो कहना चाहती हो पृथ्वी। कवि की कल्पना है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कब आती है? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कि जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, बेसुध यानी
एक तरह का निशंक होकर के, निडर होकर के, शुद्ध बुद्ध होकर के, निश्चिंत होकर के जब वे दौड़ते हैं तो छतों को भी नरम बनाते हुए, अब छत कठोर होती है, अब छत को नरम बना दिया बच्चों ने। अब छत को नरम बनाने का अर्थ क्या है कि बच्चे इस तरह छतों पर दौड़ते हैं कि उनके नरम नरम पैरों को, अपन तो सोचते हैं बड़ा कठोर लग रहा होगा इनको, लेकिन उनकी बेसुधीपन में, उनके बेफिक्री में छत की कठोरता भी मानो नरम होकर उनके पैरों तले आना चाहती है। यानी वो कठोरता उनको खेल खेल में बिल्कुल भी कठोर नहीं लगती है और उनको सब कुछ नरम और मुलायम ही लगने लगता है, क्योंकि वो स्वयं की मस्ती में इतने मग्न और इतने मस्त हो जाते हैं कि कठोर चीज़ की भी उनको परवाह नहीं रहती है। वो चीज़ भी मानो उनके लिए नरम हो गई हो, मुलायम हो गई हो। और दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाते हुए, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह का, लेकिन ढोलक तो दोनों तरफ से समान मोटाई लिए हुए होता है। मृदंग एक तरफ से ज़्यादा चौड़ा रहता है और एक तरफ से थोड़ा सा कम चौड़ाई रहती है। तो मृदंग की तरह बजाते हुए दिशाओं को, दिशाएं जिस तरह मृदंग की गूंज उठती है, उसी तरह की गूंज बच्चों की किलकारियों से, उनकी सीटियों से, उनके अल्हड़पन से उठती हुई प्रतीत होती है। तो दिशाओं को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पेंग भरते हुए, पेंग यानी झूला, पेंग भरते हुए मान लो चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस तरह डाल हवा के साथ, एक लचीली डाल इस तरह झुकती है, फिर ऊपर उठती है, फिर झुकती है, फिर ऊपर उठती है, उसी तरह के लचीला वेग बच्चों के शरीर में रहता है। बहुत ही मुलायम शरीर रहता है उनका, रबर की तरह शरीर रहता है। तो उसी तरह डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर वो आते हुए दिखाई देते हैं। और आगे कवि कह रहा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब वो खेलते खेलते, भागते भागते छतों के उन खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं कि अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे, गिरने को हो जाते हैं, उस समय गिरने से उन्हें कोई और नहीं बचाता। कौन बचाता है कि सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, उनके शरीर में एक तरह का रोमांच भरा रहता है और रोमांच शरीर में ही मानो एक तरह का संगीत बजता रहता है। किस तरह का संगीत? एक खेल में जो बच्चों का धुन सवार रहती है, उसी धुन में एक संगीत मानो उनके शरीर में चल रहा है और वही संगीत उनको गिरने से रोक लेता है तुरंत। और कौन रोकता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, अत्यंत ऊंचे आसमान में जब पतंग उड़ रही है, उस पतंग की जो ऊंचाई है और उस ऊंचाई से लेकर के एक डोर, एक धागा उनके बच्चों के हाथ में जो रहता है, उसके सहारे ही वो गिरने से बच जाते हैं। वो धड़कती ऊंचाइयाँ मानो उन्हें थाम रही हो। किसके सहारे थाम रही हो? सिर्फ एक डोर के सहारे, एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कितनी सुंदर कल्पना यहाँ कवि ने की है कि पतंग के सहारे मानो वे स्वयं भी आकाश की उन्हीं ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। किन ऊंचाइयों में? जहाँ पतंगें उड़ रही हैं, वहाँ स्वयं भी अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो पहुँच जाते हैं पतंगों के पास। किसके सहारे पहुँच जाते हैं? जो डोर उनके हाथ में है, उसी डोर के साथ, उसी एक धागे के साथ, और उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी एक सूक्ष्म छिद्र, बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र हमारे शरीर में रहते हैं, जैसे रोम जिसको कहते हैं। उन्हीं रंध्रों के सहारे, यानी वो पुलकित होकर, जितना पुलकित और आनंदित होते हैं, उतनी हमारे रंध्र खुल करके हमारे मन को कल्पना की एक उड़ान में ले जाते हैं। तो उसी तरह की उड़ान बच्चे यहाँ पतंग के साथ साथ लगा रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और अगर
कभी कभी ऐसा भी होता है कि छतों के खतरनाक किनारे से वो नीचे गिर भी जाते हैं, लेकिन गिर जाने के बाद उनको चोट नहीं लगती है और वो बच जाते हैं किसी तरह, एक तरह की कला खा करके या किसी भी तरह से वो बच निकलते हैं। तब तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज का यहाँ अर्थ है कि सुबह सुबह सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ जब निकलता है तो एक नया जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग लेकर के निकलता है। तो गिरने पर बच जाने के बाद भी बच्चों में उसी तरह की उमंग, उसी तरह का जोश, उसी तरह का ओज, उसी तरह का उत्साह, जिस तरह सुनहले सूरज में ओज रहता है उसी तरह का ओज बच्चों में भी भर जाता है, क्योंकि एक बार बच जाने पर उनमें एक नई तरह की स्फूर्ति और नई तरह की ऊर्जा उपजने लगती है। और पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी भी मानो और तेज़ तेज़ घूमती हुई अपना चक्कर पूरा करके उन्हीं बेचैन पैरों के पास बार बार चली आती है। जो बेचैन पैर एक जगह स्थिर नहीं रहते, टिकते नहीं हैं, बार बार दौड़ना, भागना, पतंग उड़ाना चाहते हों, उन्हीं पैरों के पास एक बार फिर से पृथ्वी घूमती हुई मानो आ रही हो और वो भी इनके पैरों को बार बार स्पर्श करना, छूना चाहती हो। तो ये कविता थी बच्चों, पतंग कविता। बड़ी सुंदर कविता है। इसका पुनः मैं बता देता हूँ एक पंक्ति में कि पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, उमंगों की ओर इंगित करते हुए बच्चों को एक तरह की नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति प्रदान करके एक अल्हड़पन, एक बेपरवाही और बेफिक्री को माध्यम बना करके इस कविता में प्रकृति से सामंजस्य बिठाकर बच्चों की नई उमंगों को उजागर किया है। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।